गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि लॉकडाउन 3 भी अब ख़त्म होने वाला है। अब लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं ये पता नहीं, पर किसी भी सिचुएशन में आप अपनी पढ़ाई की स्पीड को कम ना करें। अब एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन भी आने लगे हैं और कुछ एग्ज़ाम के तो रिज़ल्ट भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। इस लॉकडाउन में आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आए तब तक आप फुल्ली पेपर्ड हो जाए। आप जानते हैं कि मैं पीसीएस और सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जीके पढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं मैथ रीजनिंग भी पढ़ाती हूँ पर अभी फ़िलहाल मैं जीके ही पढ़ाऊँगी। तो आज से मैं आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी की थ्योरी वाइज पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं एक बुक से नहीं 2-3 बुक का कलेक्शन करके बेस्ड कंटेंट आपको दूंगी, जिससे सुनने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस टॉपिक से और आपको कोई और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही जब थ्योरी का एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आप एक काम कीजिएगा कि आप एक कॉपी ले लें और जो भी मैं पढ़ाती हूँ आप उसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बिल्कुल इजी वे में मैं आपको एकदम इजी सिंपल भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगी, प्लस मैं आपको ग्राफिकल वे में बताऊंगी। मैं आपको जितनी भी जीके है मैं आपको एकदम अच्छे से याद करा दूंगी, फिगर वाइज मैं आपको याद करा दूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हैं तो आपका जीके का लेवल बहुत अप हो जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है भारत का संवैधानिक विकास। आज का हमारा टॉपिक संवैधानिक विकास है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर पीसीएस लेवल में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा इसे समझेंगे भी, थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर्ड के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन में थी उसे अधिकार दिया गया था 15 वर्षों के लिए कि वे भारत की पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करें। व्यापारिक कंपनी के रूप में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और भारत आकर उन्होंने देखा कि भारत में बहुत समृद्धि है, तो उन्होंने पहले तो वो व्यापार करने आए थे पर अब वे व्यापार से बदल जाते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में। और जब वह प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तब वह सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं रह जाते बल्कि एक प्रशासक बन जाते हैं। एक प्रशासक के तौर पर शासन व्यवस्था भारत की संचालित करने लगते हैं और जो कंपनी के अधिकारी हैं बड़ी व्यापारिक रूप से प्रशासक बनने के बाद जो अधिकारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ी संख्या में धन को लूटकर भारत से ब्रिटेन ले जाया करते थे और ब्रिटेन में इससे अराजकता फैलने की स्थिति बनने लगती है। भारत से लूटे गए धन के कारण वे अधिकारी जो भारत से धन को लूटकर ब्रिटेन ले जाते थे उन्हें वहाँ हीन दृष्टि से देखा जाने लगता था। इससे ब्रिटेन में एक ऐसी अव्यवस्था फैल जाती है जिसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखा जा सके, ताकि कंपनी को बेहतर ढंग से काम कर सके और उसका काम ब्रिटेन में विकास को सहयोग करे, ना कि ब्रिटेन में अव्यवस्था फैलाने का काम करे। साथ ही भारत में उसकी स्थितियां लंबे समय तक बेहतर बनी रह सके, इसलिए भी कंपनियों को एक रूल दिए गए और इसे फॉलो करने के लिए विवश किया गया। तो चलिए पढ़ते हैं वो कौन कौन से अधिनियम है जिससे कंपनी पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें ये आता है कि जो भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक है इसमें समय समय पे बहुत सारे रूल बनाए गए हैं। तो ये जो रूल और एक्ट बनाए गए हैं वो किसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? तो हमेशा स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये भारत के लोगों को भारत के शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बना था, पर ऐसा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में ये रूल बनाए गए थे। तो सबसे पहला रूल जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर पीस इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट है, उसी के साथ 20-20 ऐड करते हम लोग जाएंगे तो 1853 लास्ट होगा। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बाद कंपनी का सारा 1857 के बाद
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शक्ति है या फिर उनकी सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत उनके हाथों में चली जाती है, उसके बाद सारा अधिनियम है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट आते हैं वो। दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने एक्ट आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका सबसे पहले 73 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, बिल्कुल ईजी और शॉर्ट वे में आपको समझाने वाली हूँ, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, लेकिन आपको नोट्स में किस तरह से बनाना है मैं आपको उसे बता दूँगी। आपको याद रखना है कि 2 चेंजेस होते हैं ब्रिटेन में और 2 चेंजेस होते हैं इंडिया में। पहला चेंजेस जो ब्रिटेन में होता है वो होता है, पहला तो होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखा जाता है, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। उसके बाद जो दूसरा होता है, कंपनी को चलाने के लिए 2 एक्ट पारित किए गए। एक था निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य होते हैं। दूसरा है स्वतंत्रधारी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी कि निवेशक समूह। निवेशक समूह वो होता था निदेशक मंडल, जिसमें 24 सदस्य होते थे, और एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, निवेशकों का समूह। निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य होते थे, और स्वतंत्रधारी यानी कि निवेशक समूह वो थी जो कंपनी पर नियंत्रण करती थी। समूह ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्यों का चयन करती थी, और 24 सदस्य में से ये लोग ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते थे। और जो इस 24 सदस्यों का अध्यक्ष होता था वो कंपनी पे मूल नियंत्रण रखता था, यानी कंपनी की जो वास्तविक शक्ति थी अध्यक्ष के पास थी। ये 2 चेंज तो ब्रिटेन में हुए। अब दूसरा चेंज जो इंडिया में हुआ वो देखते हैं। इंडिया में जो पहला चेंज हुआ था, गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया, यानी कि पहले जो बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर होते थे अब उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का जो गवर्नर था अब उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और जो इस प्रकार से बने प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके साथ ही मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे इसके अधीन कर दिए गए थे। ये तो हुआ। उसके साथ वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ ही जब वे गवर्नर जनरल बन गए, उसके साथ ही एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 लोग इसके सदस्य थे, 4 लोग और एक गवर्नर जनरल, टोटल 5 लोग। तो इसमें क्या होता था कि जो भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक है उसका संक्षिप्त रूप यहाँ छुपा हुआ है। संवैधानिक विकास मतलब होता है संविधान, संविधान में जो संसद होता है और संसद में बहुमत होता है, तो वही संचालन अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब 4 लोग और एक गवर्नर, टोटल 5 हो गए। अब जब कोई भी नियम बनाना हो, कोई भी रूल को फॉलो करना हो, उसमें से अगर तीन लोग एक तरफ हो जाते थे तो गवर्नर जनरल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी। लेकिन अगर 2 लोग एक तरफ हो जाए तो निर्णायक मत गवर्नर जनरल दे सकता था। इस तरह से गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ी कम थी। और दूसरा जो चेंजिंग हुआ था वो था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। बस 1 साल बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आप 1 साल ऐड कर दीजिए, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम आप याद रखेंगे, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और जो 3 न्यायाधीश थे उनका चैम्बर, लेमेंस्टर और हाइट था। तो इसके साथ ही एक और चेंजिंग हुआ। कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार तो करते ही थे, साथ में कुछ निजी व्यापार भी किया करते थे। तो उन्हें निजी व्यापार करने और इंडियन से लोगों से उपहार यानी कि रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था बहुत सिंपल था। मैं इसे शॉर्ट वे में आपको समझा देती हूँ। मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, पर आप लोगों को एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है। मैं दिखाती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। आगे की जितनी भी वीडियो होगी मैं आपको ग्राफिकल मोड में ही समझाऊंगी, ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए, एक
इमेज के थ्रू, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत ना कर सकें। आपको नोट्स इस तरह बनाना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दो चेंज हुए थे ब्रिटेन में और दो चेंज हुआ था इंडिया में। तो सबसे पहले ब्रिटेन का लिखेंगे, दो चेंज हुआ था ब्रिटेन में। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे ब्रिटेन। मैं आपको तरीका बता रही हूँ पढ़ने का, हमेशा याद रखने का। दो चेंज हुआ था इंडिया में। जो पीसीएस लेवल और यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं वो इसी तरह से याद रखते हैं ताकि लंबे समय तक इसे याद रख सकें। भारत में दो चेंज हुए थे। पहला ब्रिटेन में क्या हुआ था, तो आपको ऐसे याद रखना है। ब्रिटेन में दो चेंजेस होते हैं, एक कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स के थ्रू ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से वे खुद 24 सदस्यों में से वे खुद एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और उसका जो अध्यक्ष होता है पूर्ण रूप से कंपनी को संचालित करता है। ये तो हो गया ब्रिटेन में जो चेंजेस हुए थे। और दो चेंजेस जो इंडिया में हुए थे, एक हुआ था 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ ही आपको याद रखना होगा कि एक मुख्य न्यायाधीश था। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था वो आपको याद रखना है। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम जो था वो एलिजा इम्पे था। तो सिर्फ आपको इम्पे याद रखना है, ना कि पूरा। उसके बाद दूसरा जो है, तीन और मुख्य न्यायाधीश थे, उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो उसमें आप इसे छोटा छोटा करके लिख लें। आप इसे याद रखें कि इनका जो मुख्य न्यायाधीश था वो सर एलिजा इम्पे था, और तीन जो अन्य मुख्य न्यायाधीश थे वे चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट थे। दूसरा चेंजिंग जो हुआ था, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इस तरह से बनने वाले पहले जो गवर्नर जनरल थे वे हेस्टिंग्स थे। यहाँ पे आप हेस्टिंग्स लिख दीजिए। और उनका जो कार्यकाल था वो 1773 से 1785 था। और यहीं पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, भारत का संवैधानिक विकास का प्रथम चरण था, जहाँ पर पहले 4 सदस्यों का गठन किया गया था, 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल। तो यही बहुमत जो था, जो बहुमत दिया जाता था, बहुमत की सरकार यहाँ पर बनती थी। पर यहाँ पर गवर्नर जनरल की शक्तियाँ काफ़ी कम थी। अगर 3-1 हो जाए तो गवर्नर जनरल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी, पर अगर 2-2 हो तब निर्णायक मत के तौर पर गवर्नर जनरल की आवश्यकता होती थी। तो आप इसे ग्राफिकल मोड पर ही याद रखें, आपको जल्दी याद होगा। तो आगे के जितने भी मैं टॉपिक कराऊंगी मैं ग्राफिकल मोड में कराऊंगी। आज मैं आपको पढ़ाने के लिए सिर्फ सीधे सीधे पढ़ा दे रही हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है पीर्स इंडिया एक्ट। पीर्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का, वो जो था, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, संसदीय नियंत्रण इसका बढ़ा। पहले जो कंट्रोल था उसके कंपैरिजन में संसदीय नियंत्रण और बढ़ा। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, पर इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नाम से ही जैसा हम लोगों को आभास होता है दोस्तों, कंट्रोल, यानी कि इसमें संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्टर और कंट्रोल, तो कौन किससे संबंधित है, डायरेक्टर यानी कि व्यापारिक मामले और कंट्रोल राजनीतिक मामले। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, कंट्रोल जो किया जाता है वो व्यापार को कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो राजनीति को कंट्रोल किया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में राजनीतिक मामले आते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में व्यापारिक मामले आते हैं। आप इसे याद रखें। दूसरा जो चेंजिंग हुआ था, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन का जो संसद होता है, ब्रिटेन के संसद से डायरेक्ट एक मेंबर, यहाँ का एक मेंबर होता था। मतलब कि यहाँ पे जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल है उसका एक सदस्य डायरेक्ट रूप से ब्रिटेन के संसद का एक मेंबर होता था, और उसे इतना अधिकार प्राप्त होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कैसे संचालित करना है, कौन सा कार्य कब करना है और कौन सा एक्ट आगे बढ़ाना है नहीं, उसे सारे अधिकार प्राप्त हैं। उनके अधिकारों का, उनके शक्तियों का अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि गवर्नर जनरल होते थे भारत के,
भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अगर कोई काम उन्हें पसंद नहीं आता था तो वे उन्हें निरस्त कर सकते थे। तो इन सभी की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। एक है गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। जैसा मैंने पहले बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य थे, अब 4 सदस्य में से इन्हें 3 सदस्य कर दिया गया था। मतलब कि अब गवर्नर जनरल की शक्ति को थोड़ा बढ़ाया गया था। अब सदस्य जो थे अब 3 थे प्लस एक गवर्नर जनरल, यानी कि टोटल 4। यानी कि अब 2-2 का मत होगा तभी कोई एक्ट पारित होगा। तो गवर्नर जनरल किसी भी एक सदस्य को अपने साथ मिला लेते थे और जो उन्हें रूल पास करवाना होता था वो उनको पास करवा सकते थे। तो पीस इंडिया एक्ट में कुछ ऐसा है नहीं, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। एकदम शॉर्ट और इजी वे में आप अपना नोट्स बनाएं। आप लिखें पीस इंडिया एक्ट और ग्राफिकल मोड में सिर्फ इतना ही लिखें कि दोहरा प्रशासन पीट्स है। आपको याद रखना है, मैं आपको बताती हूँ कि पीट्स है, पीट्स में ट आ रहा है यानी कि 2, बस 2 से आपको याद रखना है 2 यानी कि दोहरा प्रशासन। दोहरा प्रशासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम लोग व्यापार होता है उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको चलाते हैं। तो आपको डायरेक्टर में व्यापारिक मामले और कंट्रोल में राजनीतिक मामले। और दूसरा जो चेंजिंग होता है, संसदीय नियंत्रण बढ़ता है। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी जाती है और 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की जाती है। तो इसमें कोई खास टॉपिक था नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे का जो टॉपिक है 1786 का अधिनियम। ये भी कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1786 का जो कार्यकाल था वो कार्नवालिस का था। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि 1786 का जो अधिनियम है वो भी कार्नवालिस से ही संबंधित है। तो उसमें हुआ क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई और ये दोनों शक्तियां लॉर्ड कार्नवालिस को प्रदान की गई। तो इसी के साथ आप याद कर सकते हैं कि 1786 का जो कार्यकाल है वो कार्नवालिस का है और 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल होता है। पुनः वो 1805 में बनते हैं पर तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों देखिए 1786 का अधिनियम बहुत ही इजी है। दो नियम बनते हैं और दोनों कार्नवालिस के लिए ही बनाए जाते हैं। परिषद को निरस्त करना, आपको अपने नोट कॉपी में सिर्फ लिखना है परिषद को निरस्त करना, और सेनापति की शक्तियों भी प्रदान की गई थी। सेनापति की शक्ति प्रदान की गई थी और परिषद को निरस्त करना, आपको यही दोनों नोट करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा चार्टर एक्ट 1813। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी अब एक्ट हैं सब में हम लोग 20-20 ऐड करते जाएंगे। तो 1813 का जो एक्ट है चार्टर एक्ट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे पहला खास बात है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यानी के लिए अब जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे वो 20-20 साल बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हुआ क्या कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार का अधिकार खत्म कर दिया गया, किंतु चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 20 वर्षों के लिए चीन के साथ और चाय के व्यापार को अधिकार प्राप्त रहा। और 1833 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1833 के अधिनियम के बाद ईसाई पादरियों का भारत में आना, इसकी अनुमति उन्हें मिल गई। और शिक्षा पर 1 लाख रुपये कंपनी के द्वारा किया गया। तो आप इसमें सिर्फ इतना याद रखेंगे, अपने कॉपी में सिर्फ शॉर्ट नोट में ये लिखेंगे कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये लिखना है आपके कॉपी में। उसके बाद दूसरा लिखना है कि कंपनी के भारत के साथ चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। फिर दूसरा आपको याद रखना है कि 1833 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, पर अब वो आ सकते थे। और शिक्षा पर 1 लाख व्यय कंपनी द्वारा किया गया था। तो बहुत ही इजी था इसका। अब इसमें जो एक्ट आएगा उसमें हम 1813 में 20 ऐड कर देंगे तो 1833 आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। पुनः 20 वर्ष बढ़ाया गया।
जैसा मैंने आपको बताया था कि अब कंपनी 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। और चीन के साथ चाय का जो व्यापारिक अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। 1813 में जो हमने पढ़ा था कि चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापारिक अधिकार था, एकाधिकार 20 वर्षों के लिए था, अब उसे समाप्त कर दिया गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था कि जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। मतलब 1833 से पहले जितना भी सरकारी चयन होता था उसमें जाति वर्ग के लेकर बहुत सारे इश्यूज होते थे, जो अब समाप्त कर दिए गए थे। दूसरा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गए थे। मतलब अभी तक तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, और इस तरह से बनने वाले जो पहले गवर्नर थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इसमें ये हुआ था कि परिषद में एक विधि सदस्य को ऐड किया गया। भारत में परिषद में एक विधि सदस्य को ऐड किया गया, और प्रथम विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। 1833 के एक्ट के तहत 1843 में एलनबरो द्वारा दास्ता समाप्त कर दी गई, यानी कि दास प्रथा जो था उसे खत्म कर दी गई थी 1833 के एक्ट के तहत। यानी कि आपको याद रखना है कि 1833 में स्टार्ट किया गया था कि दास प्रथा को ख़त्म किया जाएगा, और टोटली इसे ख़त्म होने में 10 वर्ष लगे। यानी कि 1843 में दास प्रथा खत्म हो गई, और किसके शासनकाल में? एलनबरो। तो आपको याद रखना है कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें हुआ क्या, तो कंपनी का जो शासन था 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, और जो पहले 1813 में चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए एक अधिकार प्राप्त था उसे समाप्त किया गया। अब न्यू चीज़ स्टार्ट हो गया, सरकारी चयन के लिए जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव करना समाप्त हुआ। दूसरा चीज़ ये नया ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब तीसरा जो इसमें न्यू चेंज था कि भारत में एक परिषद में एक विधि सदस्य को ऐड किया गया। इस प्रकार प्रथम विधि सदस्य जो थे लॉर्ड मैकाले थे, और 1843 में एलनबरो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। बस आपको यही 2-3 टॉपिक याद रखना है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, फिर से हम 1833 में 20 ऐड कर देंगे तो 1853 का चार्टर अधिनियम आ जाएगा। इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। भारत में एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई जिसमें 12 सदस्य होंगे। अभी इसमें एक विधान परिषद की स्थापना की गई। पहले 1833 में एक परिषद में एक विधि सदस्य की स्थापना की गई थी, जिसमें विधि सदस्य जो थे उनको कोई खास शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। अब 1853 में भारत में एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई जिसमें 12 सदस्य होंगे, और अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ की गई, यानी कि कंपटीशन स्टार्ट किया गया। कंपटीशन कब स्टार्ट किया गया? तो 1853 में। और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। पहले जो 1833 का अधिनियम था उसमें प्रथम विधि सदस्य मैकाले थे, उन्हें पूर्ण दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन 1853 में विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। और जो चेंज हुआ था दूसरा, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 26 से 18 कर दी गई थी। 1853 में हुआ क्या? भारत में एक पृथक विधान परिषद की स्थापना जिसमें 12 सदस्य होंगे। अधिकारियों के लिए कंपटीशन स्टार्ट हुआ 1853 में। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला, 1833 में पूर्ण दर्जा नहीं मिला था। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 26 से 18 कर दी गई। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आप इस टॉपिक को बार बार कॉपी में, और मेन चीज़ है कि आप इसे शॉर्ट वे और ग्राफिकल मोड में लिखें। मैंने आज आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, पर मैं जितने भी आगे वीडियो लाऊंगी मैं आपको ग्राफिकल मोड में बताऊंगी, जैसे यूपीएससी और पीसीएस लेवल की तैयारी की जाती है, जिससे आपका तैयारी एक नए मुकाम पर पहुँचेगा और आप जीके में बहुत अच्छे हो जाओगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करके बताना है कि फांग पुई नेशनल पार्क किस राज्य में है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट करके आप कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि फांग पुई नेशनल पार्क किस राज्य में है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगी। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, रोज़ अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, अपनी तैयारी को एक लेवल अप रोज़ करते जाइए, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।